जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? दोस्तों, आज की क्लास हमारी पॉलिटी की ही उसी जगह से आगे बढ़ रही है जहां हमने लास्ट टाइम पे क्लास को छोड़ा था। और आपको बता दूं कि हमने यह कहते हुए क्लास को ओवर किया था कि राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में, राष्ट्रपति के पदमुक्ति के संबंध में कौन सी प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है या किस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपका राष्ट्रपति आपके ही देश के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वह एक ऐसा पदाधिकारी है जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कहा जाता है। संवैधानिक सर्वोच्च पद कोई है तो राष्ट्रपति का पद है। लेकिन दोस्तों, आज आप यह शायद ही जान पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति कितने दिन तक अपने पद पर काम कर सकता है या राष्ट्रपति उसके कार्यकाल से पहले भी हट सकता है कि नहीं। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर हम आज आपके बीच में बने हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आप सांसद चुनते हैं, आप विधायक चुनते हैं। आपका सांसद विधायक तब तक सांसद विधायक बना रहता है जब तक सरकार चलती रहती है, या फिर गठबंधन की परिस्थितियों में भी आपका विधायक या सांसद अपने पद पर बना रहता है। अर्थात जब तक विधानसभा या लोकसभा भंग नहीं हो जाते हैं तब तक आपका विधायक या सांसद लगातार अपने पद पर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति के साथ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है? इसी बात को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा है। आज एक इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आप अपने देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वह अपने पद को कैसे त्याग सकता है या उसको उसी के पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, आज उस हेडिंग का नाम है महाभियोग। और आप देख पा रहे हैं जो महाभियोग, यह इंपीचमेंट कहा जाता है और इसके लिए व्यवस्था आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। मैं यहां लिख दे रहा हूं अनुच्छेद 61। दोस्तों, 61 आर्टिकल है जिसमें महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं कि यह महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति से ली गई है। अर्थात अमेरिका के संविधान से हम इस महाभियोग की प्रक्रिया को ले पाए हैं। भारत संघात्मक है, उसके बावजूद भी हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अध्यक्षात्मक प्रणाली वाला देश है, अर्थात राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति, उसे कैसे हटाया जा सकता है उसी विधि को हम भी स्वीकार किए हुए हैं, हमारा संविधान भी स्वीकार किया हुआ है। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर काम कर रहा है, अगर अपने पद पर काम करते हुए कहीं संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, बार बार उल्लंघन कर रहा हो, तो इसको देखते हुए हमारी देश की संसद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। और राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। दोस्तों, काफी एक इंटरेस्टेड प्रक्रिया है। जब राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाया जाता है, उस कंप्लीटली प्रक्रिया को हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों को मैं लिखा हूं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाना जरूरी हो गया है, राष्ट्रपति को हटाना संसद चाहता है, तो कैसे इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा, मैं भी उसी तरह से प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 545 मेंबर्स। और दोस्तों, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245। अब राष्ट्रपति को हटाना जरूरी है, तो दोस्तों किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या फिर राज्यसभा के 1/4 सदस्य मिलकर, 1/4 याद रखेंगे, 1/4 सदस्य मिलकर, अगर लोकसभा की ही बात करें तो लोकसभा के 1/4 सदस्य मिलकर
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि जब राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए जो राष्ट्रपति के लिए मतदाता होते हैं, उसी मतदाताओं में से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 50 मतदाता का प्रस्तावक और 50 मतदाता का अनुमोदक होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और हमारी पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल बताया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में देश के सभी पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य, मतलब भारत के संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहां तक कि दोस्तों उस समय मैं यह भी बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते समय केंद्र शासित प्रदेशों के भी 2 विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधायक भाग लेते हैं। दोस्तों इन्हीं सभी मतदाताओं में से 50 मतदाता का प्रस्तावक होना चाहिए और 50 मतदाता का अनुमोदन होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति अपने चुनाव को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को लड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों वहां 50-50 की जरूरत है और यहां पे किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों की आवश्यकता है। शुरुआत कर रहा हूं तो 1/4 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसे संसद में लाने से 14 दिन पूर्व, याद रख लेंगे, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देना अनिवार्य होता है। अर्थात यह लोकसभा के सदस्य 14 दिन पूर्व, दोस्तों याद रखेंगे, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को यह सूचना दे देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और तब जाकर 14 दिन बाद यही लोकसभा के सदस्य उस प्रस्ताव को लोकसभा में रखेंगे या फिर राज्यसभा में भी रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत लोकसभा से हुई है तो लोकसभा में रखा जाएगा। तो दोस्तों लोकसभा में रखने पर लोकसभा के फिर 2 तिहाई सदस्य, पहले सदन में जो लोकसभा की तरफ हम लिख रहे हैं, 2 तिहाई सदस्य उस महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करते हैं। अर्थात जैसे ही लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2 तिहाई सदस्य राष्ट्रपति पर लाए गए महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कर देंगे, वह महाभियोग लोकसभा से पारित मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रक्रिया अभी बाकी है। उसके बाद आगे क्या होता है, जब लोकसभा पारित कर दिया तो यही प्रस्ताव फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। इस कंप्लीटली पिक्चर को आप देखते रहिएगा, इसको समझते रहिएगा। तो जब वो राज्यसभा में आएगा, पहले यहां क्लियर कर लीजिए कि अगर पहले राज्यसभा से शुरू हुआ रहता तो बाद में लोकसभा में जाता, लेकिन मैं लोकसभा से शुरू किया हूं तो बाद में राज्यसभा में आ रहा है। किसी भी सदन से प्रस्ताव प्रारंभ हो सकता है और किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सकती है। तो दोस्तों अब राज्यसभा में आ गए और राज्यसभा में जब वह प्रस्ताव आया तो राज्यसभा एक जिम्मेदारी को उठाता है। वह जिम्मेदारी यह है कि राज्यसभा इस महाभियोग की प्रक्रिया की जांच करता है। दोस्तों जांच करता है कि महाभियोग सही है या नहीं है। दोस्तों अगर राज्यसभा जांच करता है तो राज्यसभा के जांच समिति के समक्ष राष्ट्रपति जी आकर अपनी बात कह सकते हैं, अपनी सफाई रख सकते हैं, या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि भी आकर जांच समिति के सामने अपनी सफाई रख सकता है। दोस्तों अगर जांच समिति जांच करने के बाद और राष्ट्रपति के सफाई को सुनने के बाद यह पाती है कि महाभियोग की प्रक्रिया सही है, यह राष्ट्रपति को हटना ही होगा
और महाभियोग की प्रक्रिया को पारित होना ही चाहिए, तो जैसे ही राज्यसभा अपने सदन से 2/3 बहुमत से उस महाभियोग की प्रक्रिया को पारित करती है, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा 2/3 बहुमत से जैसे ही पारित करती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अर्थात भारत के संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को पारित मान लिया जाता है, और जैसे ही यह प्रक्रिया पारित मान ली जाती है, तुरंत राष्ट्रपति का पद शून्य हो जाता है, अवैध हो जाता है। राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना ही होता है। दोस्तों, यहां तो आपने देख लिया कंप्लीटली कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटना ही पड़ा, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना ही पड़ा। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रक्रिया है जिसके आधार पर हटा सकते हैं। इसके सिवाय भारत के किसी भी संविधान के पन्ने पर दूसरा कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को 5 साल पहले उनके पद से हटा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं हमेशा संघात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी व्यवस्था को पढ़ा रहा हूं, तो संघीय प्रक्रिया में राज्य स्तर की जो इकाई है उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है राज्यपाल। अब देख लेते हैं क्या राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया पारित होती है या राज्यपाल के साथ हटाने की परिस्थितियों में क्या स्थिति है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लाया जाता है। राज्यपाल को हटाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे देश में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जितना दिन तक चाहेंगे सिर्फ उतना ही दिन तक राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों को हटने की प्रक्रिया आप समझ गए। आपके मन में चल रहा होगा कि राष्ट्रपति अगर समय से पूर्व हट जाते हैं तो क्या होगा। तो हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसकी संक्षिप्तगी बताई थी आपको कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है समय से पूर्व, राष्ट्रपति पद को त्याग देते हैं समय से पूर्व, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है समय से पूर्व, तो खाली पड़े राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करने लगते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के हटते ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। और दोस्तों, मैंने यह भी बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय न हो तब कौन राष्ट्रपति के कार्य को देखेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अर्थात भारत के मुख्य जो न्यायाधीश हैं या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वही राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं। अगर वह भी न हो, आपके सामने प्रश्न बन जाए, तो दोस्तों उसी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही फिर राष्ट्रपति के पद को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के अगर अनुपस्थित में कोई भी पदाधिकारी यदि राष्ट्रपति के पद पर कार्यकारी रूप में कार्य कर रहा हो, तो फिर उस व्यक्ति को भी जो वेतन भत्ता होता है वो राष्ट्रपति का ही वेतन भत्ता दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति वाला ही वेतन भत्ता प्राप्त करता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61, इसको समझना एक प्रक्रिया है। आपको मैं बता दूं कि बहुत जगहों पर सिर्फ यह कहा जाता है कि संसद द्वारा महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत जगहों पर यह आपको क्लियर नहीं किया जाता है कि फिर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, कैसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कैसी पूरी होती है, कहां जाकर उसका एंड होता है। तो दोस्तों, अगर राज्यपाल के संबंध में आप कहेंगे कि राज्यपाल अगर हट गए तो फिर राज्यपाल के हटने के बाद कौन राज्यपाल का पद संभाल सकता है, तो यह भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहां और क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों।
जब राज्यपाल अपने पद को त्याग देते हों, राज्यपाल को हटाया जा सकता हो या राज्यपाल की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती हो, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल कौन होगा यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और राष्ट्रपति चाहे तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकते हैं जिस राज्य में राज्यपाल नहीं है या त्यागपत्र दे दिए हैं। किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को जिम्मेदारी दे दी जाती है। या फिर दोस्तों राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, जब राज्यपाल नहीं है और पड़ोसी राज्य को राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो राष्ट्रपति जी उसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें भी राज्यपाल की जिम्मेदारी दे सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति चाहें तो किसी नए व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल भी बना सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में यही प्रक्रिया है जब राज्यपाल की अनुपस्थिति में उस राज्य का राज्यपाल के रूप में कार्य कैसे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, या फिर नए राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह भी बात इसमें जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीटली राष्ट्रपति या राज्यपालों को हटाने तथा हटने के बाद कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन्हीं बातों को लेकर था। दोस्तों आगे का जो वीडियो होगा हमारा या क्लास होगी वह कंप्लीटली राष्ट्रपति के शक्तियों को हम डिफाइन करेंगे और बहुत बारीकी से बहुत डिटेल रूप में आपको राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां, जिसे कार्यपालिका की शक्ति कहते हैं, राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां इत्यादि शक्तियों के बारे में हम अगला क्लास लेंगे। तो आप उस क्लास को मिस मत करिएगा, लगातार आप इस क्लास से बने रहिए। दोस्तों अगर किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी आती हो तो सीधे हमें कांटेक्ट करके संपर्क साध सकते हैं हमसे, या फिर हमें मैसेज करके अपनी बात बता सकते हैं। अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड और जानकारी योग्य वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा रहा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।